टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की हर साल क्या एवरेज रही है, उसके लिए मैं ईयर वाइज का ये वाला टेबल यूज़ करूं या उसकी जगह मैं ये वाला ग्राफ यूज़ करूं, किससे मुझे जल्दी पता चलेगा कि उसकी एवरेज कौन से साल में सबसे ज़्यादा रही है? डेफिनेटली इस ग्राफ से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें जल्दी डाटा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस ट्यूटोरियल में हम कुछ ग्राफ्स के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस ट्यूटोरियल में हम ये 3 तरह के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से। बार ग्राफ्स को अच्छे से समझने के लिए हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और इस टेबल में क्या है कि एक क्लास में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से 5 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 4 ने म्यूज़िक ऑप्ट कर रखा है, 2 डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं, 6 चेस खेलते हैं और 3 ने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास एक सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस तरह के टेबल का अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो इसके लिए मेरे पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन होती है वो होती है बार ग्राफ। और वो हम कैसे बनाते हैं? इसके लिए क्या है कि ये जैसे मेरे पास एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो इस ग्राफ पेपर के किसी भी एक पॉइंट से मैं 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। इसमें क्या है कि ये जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, तो ये मेरे पास आइटम्स हैं और ये है इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनका काउंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको नॉर्मली हम लोग उसको इस तरफ रखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ। ये होता है मेरा वाई एक्सिस और ये क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो नॉर्मली वाई एक्सिस में हम लोग रखते हैं फ्रीक्वेंसी को और एक्स एक्सिस में हम रखते हैं इन आइटम्स को, इस वेरिएबल को। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इधर जाएगा और फ्रीक्वेंसी इधर जाएगी। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ से हमने इस ग्राफ को बनाना शुरू किया, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इसको नॉर्मली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब देखो, बार ग्राफ का मतलब ये है मुझे बार्स बनानी है और बार्स बनाने से, बार्स को देखने से मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसमें से किस आइटम की क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सीधी सी बात। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो गई क्रिकेट, तो सिर्फ मैं सी डाल देता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ से म्यूज़िक, फिर उसके बाद क्या आ गया मेरा डांस, ये हो गया चेस और ये हो गई कुकिंग। अब फ्रीक्वेंसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे पहले तो आप काउंट करो कि आपको कहाँ तक जाना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। तो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे, इसको ओ मानो या 0 मानो। ठीक है, तो ये 0, देन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 1 1 1 का डिफरेंस है, तो ये बराबर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब हम इसका चार्ट बनाना शुरू करते हैं। अब क्रिकेट जो है वो कहाँ तक है? वो है 5th तक। तो यहाँ मैं एक पहले डॉट लगा लेता हूँ। ठीक है, म्यूज़िक कहाँ तक है? म्यूज़िक है 4। देन डांस कहाँ तक जाएगा? ओनली 2। और उसके बाद चेस जाएगी 6 तक, तो ये मैं 6 पे पॉइंट लगा लेता हूँ। और फिर कुकिंग जो है वो कहाँ तक जाएगी? 3 तक। और उसके बाद इन पॉइंट्स के आसपास मैं बराबर विड्थ की बार्स ड्रॉ करता हूँ और वो मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने उसमें भी क्या क्या किया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए थे बिल्कुल इसके ऊपर, उसके आसपास मैंने बराबर की विड्थ की मैंने क्या कर दी? बार्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, इन सब की विड्थ बराबर है, पहली बात। तो इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगी ये। तो ये अब हमारे पास बार चार्ट रेडी हो गया। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जनरली हम क्या करते हैं कि इनकी ये जो बार्स होती हैं उनकी विड्थ बराबर रखते हैं और इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो भी हम क्या रखते हैं? बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक बार चार्ट रेडी हो गया। अब इसको देख के मैं जल्दी बता सकता हूँ कि ये जो यहाँ चेस CH लिख लेता हूँ और CO कुकिंग के लिए कर देते हैं और CR कर देते हैं ऐसे क्रिकेट के लिए। तो इसको देखते ही मुझे पता चल जाता है कि चेस खेलने वाले बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और वो कितने हैं? वो हैं 6। इसके बिल्कुल सामने ये 6। तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ क्विकली इसको देख के कि कितने बच्चे
कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एनरोल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक बार ग्राफ या बार चार्ट। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ तो 6 ही एंट्रीज थी तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, कि किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इंग्लिश में से उसने लिए 70, मैथ्स में से 95, हिंदी 65, साइंस 82 और सोशल स्टडीज़ में 68, ठीक है। अब ये हो गए इसके मार्क्स। अब यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास जो ग्राफ पेपर है वो बहुत बड़ा नहीं है। अब ये मान लो यहाँ मैंने इंग्लिश लिख लिया, यहाँ मैथ्स, हिंदी, साइंस और सोशल स्टडीज़, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिए। अब मुझे इस तरफ को अगर 10 20 30 भी लिखना हो तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है मैं लिखूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि ये डाटा जो है ये तो 65 से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं 10 20 30 40 50 तक लिख भी दूंगा तो उसका फ़ायदा क्या, उसके बीच में तो कोई एंट्री नहीं आनी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग इस तरह से एक टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो उसका मतलब होता है कि इसके नीचे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम इस ग्राफ को बनाने के लिए कंफर्टेबली छोटे स्पेस में बनाने के लिए हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, से 60 से। तो ये 60 हो गया, फिर 70 80 90 एंड से 100। तो अब मुझे पता है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस सब के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे इंग्लिश जो है वो क्या है 70, तो इंग्लिश को 70 यानी कि यहाँ तक जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ ये बन गया, ये एक बार बन गई। अब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स जाएगा 95 तक, तो 95 मतलब 90 और 100 का मिड, तो ये जो है ये 95 हो गया, तो इसके बिल्कुल सामने यानी कि यहाँ तक। तो इसके जितना इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ और उतनी विड्थ से मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एस्टिमेशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये अंदाज़न मैं ऐसे ही बना देता हूँ बिना स्केल के। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। सिमिलरली हिंदी 65, तो वो 60 और 70 के बीच में यहाँ आएगा, तो ये बन गया हिंदी का बार, ठीक है, ये हिंदी का बार बन गया। आप स्केल लेके बनाना, जब भी आपको बनाना होगा इस तरह से मत बनाइएगा। साइंस 82, तो साइंस ये 80 और ग्राफ के अंदर आपको पता है ये बेसिकली 10 लाइनें होती हैं बीच में, ठीक है, तो 80 और 90 के बीच में 10 लाइन है, तो मैं ये सेकंड वाली लाइन के बिल्कुल सामने यानी कि यहाँ पे, तो इसके इधर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने ये यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हो गई साइंस की। और सोशल स्टडी कितना है 68 मतलब 70 से 2 नीचे, तो वो बनेगा मेरा इससे 2 नीचे यहाँ पे। तो ये मैं इसका यहाँ पे बार बना देता हूँ और ये मेरा बार चार्ट रेडी हो गया। इस लाइन को मैं सीधा रख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब बार ग्राफ में इस तरफ जो मेरी आइटम्स हैं ये आइसोलेटेड आइटम्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। हम आगे और बात करते हैं कि कॉन्टीन्यूस जब होती है तो कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ क्या है ये आइसोलेटेड आइटम्स हैं, इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी और शुरू की कुछ वैल्यूज़ के लिए कुछ भी हमारे पास डाटा ना हो तो उसको हम ऐसे टेढ़ी लाइन, जिसको किंक बोलते हैं या ब्रेक बोलते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉ करके हम ये बार चार्ट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, कि हिस्टोग्राम क्या होती है। देखो, अब मान लो कि मेरे पास इस तरह का डाटा है। अब मेरे पास डाटा कैसा है कि जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके वेट्स, ठीक है, कि 9 स्टूडेंट हैं जिनका वेट 30.5 किलो से लेके 35.5 किलो तक है, 30.5 kg से 35.5 kg तक। फिर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 35.5 से 40.5 kg तक है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये 36 स्टूडेंट्स का मेरे पास वेट है। अब मुझे इनको अगर बार ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ मेरा किस तरह से बनेगा, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब इस चार्ट के लिए ये मैं ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे पहले 30.5 टू 35.5, देखो क्लास विड्थ कितनी इसकी, क्लास विड्थ है 5, ठीक है, सबकी क्लास विड्थ जो है वो क्या है 5, ठीक है, 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5, तो आप देखोगे 5 ऐड करोगे 35.5 बनेगा, 35.5 में 5 ऐड करोगे 40.5 बनेगा, एंड सो ऑन। तो सबकी क्लास विड्थ क्या है 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ से 30.5, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा 35.5, ठीक है। तो इतने पोर्शन को मैंने कितना मान लिया, 5 का डिफरेंस,
इसमें मैंने मान लिया कि ये कितने डिफरेंस का है, 5 के डिफरेंस का, ठीक है। इसके अगला पॉइंट ये क्या बन जाएगा फिर 40.5 एंड देन अगेन 45.5। तो मैं इसको क्विकली लिख देता हूँ। तो ये 30.5 से लेके 60.5 तक का मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया, ठीक है। अब इसके इस साइड पे मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे पता है इससे पहले बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ फिर से मैं क्या डालूंगा, एक ब्रेक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी कुछ हो सकता है लेकिन हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हमने ब्रेक डाल दी, किंक डाल दिया और वैल्यूज़ हमने 30.5 से शुरू कर दी क्योंकि हमें चार्ट इन्हीं वैल्यूज़ का बनाना है, ठीक है। एक बात फिर क्लियर हो गई, ओके। अब दूसरी चीज़, इसमें क्लास विड्थ मेरी बराबर है, सब में 5 5 5 5 5, तो इसलिए सबका डिस्टेंस मैंने यहाँ पे बराबर रख लिया, ठीक है। सबका डिस्टेंस बराबर रख लिया तो ये मेरी ये चीज़ भी सॉर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाती है, फ्रीक्वेंसी जा रही है मेरी 15 तक। तो इस तरफ मुझे, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ से 1 और इसको 2, तो यह कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन मुझे 15 तक जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 2 3 जैसे पिछले में हमने 10 20 30 सोचा था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 2 4 6 8 10 12 14 एंड से 16, क्योंकि मुझे 15 तक जाना है तो 16 और 14 के बीच में यहाँ पे मेरा 15 आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप ग्राफ किस तरह से बनाना चाहते हो। मैं इसको 3 6 9 12 15 मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ बात यह है कि आप जितने स्पेस के अंदर ग्राफ बना रहे हो, आपका ग्राफ उस स्पेस में सही बनना चाहिए और उसके लिए ये इंटरवल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब देखो इस केस में क्या है, ये मेरा है कॉन्टीन्यूअस डाटा, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस डाटा, कॉन्टीन्यूअस डाटा कैसे, मतलब ये जो क्लास है 30.5 टू 35.5 और अगली क्लास 35.5 टू 40.5, इसमें इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट आपस में कोइंसाइड कर रही है, बराबर है। तो ये क्लासेस ओवरलैप कर रही हैं, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस क्लासेस हैं, ठीक है। हालांकि बाय कन्वेंशन अगर मेरे पास 35.5 की कोई वैल्यू हो तो वो यहाँ कंसिडर होती है, बट ग्राफ के मामले में इस तरह की चीज़ों को हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको छोड़ सकते हो अभी, ठीक है। बात मेन क्या है कि ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस डाटा हो गया, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस डाटा है। तो कॉन्टीन्यूअस डाटा के लिए जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो क्या होगा कि ये होगा 35.5, ओके। तो अब 30.5 टू 35.5 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रेंज के अंदर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है 9, और 9 कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी कि इसके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक ये बार ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ क्विकली। तो ये मेरा जो बार है ये 30.5 टू 35.5 है और इसकी वैल्यू क्या है 9, ओके। अब अगले पे बात करते हैं 35.5 टू 40.5, यानी कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और उसकी वैल्यू क्या है 6 का मतलब ये। तो अब मेरा चार्ट जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा 35.5 से लेके 40.5 तक मेरा चार्ट बन गया, ठीक है। ये मैंने इसको बना दिया। उसके बाद 40.5 टू 45.5 15 तक जाएगा, 15 मतलब ये, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा 16 और 14 के बीच में यहाँ पे। तो इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऊपर से लाइन ड्रॉ की और फिर उसको बिल्कुल नीचे मैं ले आया कहाँ तक 45.5 तक, ठीक है। और इसको चाहो तो आप फिल कर सकते हो, चाहो तो खाली छोड़ सकते हो, लेकिन फिल करने से इट लुक्स बेटर, ओके। तो ये इसकी वैल्यू क्या है 6, इसकी क्या है 15। तो इसी तरह से मैं एक और बता देता हूँ, जैसे 45.5 टू 50.5, तो यानी कि 45.5 यहाँ से शुरू होके 50.5 यहाँ तक जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। अब ये भी बेहतर होता है कि आप इस तरफ लिख दो कि ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, ये लिखना ज़रूरी होता है। और इस तरफ मेरे पास क्या है वेट इन किलोग्राम। तो 45.5 टू 50.5 3, तो 3 का मतलब
4 और 2 के बिल्कुल मिड में, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से मैं ये एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरह का जो मेरा चार्ट बनता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये क्या है मेरे पास, हिस्टोग्राम। अब ये जो हिस्टोग्राम हमने बनाई, मैं ये बाकी भी बनाता हूँ। ये 1 तक जाएगा सिर्फ, तो 1 का मतलब सिर्फ इतना होगा, तो ये यहाँ बन गया, और लास्ट जाएगा 2 तक, यानी कि वो बन गया मेरा इतना, ठीक है। अब इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, पहली चीज़ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो मेरा क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ बोलो या क्लास साइज बोलो, वो सबका बराबर है, और वो कितना है, 5, ठीक है। इसमें क्लास विड्थ जो है वो सबका क्या है, बराबर। तो इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ वाली हिस्टोग्राम, ठीक है। ये यूनिफॉर्म विड्थ वाली हिस्टोग्राम हो गई, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ वाली हिस्टोग्राम। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे यूनिफॉर्म विड्थ वाली हिस्टोग्राम के बारे में और बताऊं अगर, कि ये एक्चुअली बना क्या, ये रेक्टेंगल बन गई एक, है ना, ये सारी रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, तो सारी रेक्टेंगल बन गई। तो सीधी सी बात है, देखो कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, या लेंथ बोल लो, इसको लेंथ या हाइट बोल लो, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उस रेक्टेंगल का एरिया भी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि विड्थ सबकी बराबर है ना, विड्थ सबकी बराबर है, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो विजुअली आप यूँ कह लो, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, या जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। विजुअली हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये तो हो गई हमारी हिस्टोग्राम, जिसमें एक बार दूसरी बार के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करती हो, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा जब हमारे पास होता है, इस तरह का डाटा होता है कॉन्टीन्यूस डाटा, तब हम जो बार चार्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। अब हम बात करते हैं अलग तरह के डाटा की। अब हम मान लो कि मेरे पास डाटा इस तरह का हो कि जिसमें यहाँ पे मेरी क्लास विड्थ कितनी है, 30, और इस केस में 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ फिर से कितनी है, 30, ठीक है कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो आप देखोगे तो सारा कॉन्टीन्यूअस डाटा मेरे पास, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस डाटा है। लेकिन इस बार मेरी क्लास की विड्थ जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसका चार्ट जब बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब हम इस डाटा का ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने ग्राफ ले लिया, इस तरफ मैंने ले लिया स्कोर। ये बेसिकली डाटा क्या है, ये डाटा है कि एक प्लेयर ने कितने मैचेस में कितनी स्कोर बनाई। 0 से 30 तक स्कोर बनाई उसने 12 मैचेस में, 30 से लेकर 40 तक स्कोर बनाई उसने 8 मैचेस में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरफ मैंने ले लिया नंबर ऑफ मैचेस, 2 के इंटरवल पे मैंने ले लिया इधर, ठीक है। और इस तरफ मैंने क्या ले लिया, उसकी स्कोर 0, 10, 20, 30, तो बराबर के मैंने इंटरवल बना लिए, ठीक है। अब मैं इसका चार्ट बनाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखो सबसे पहले 0 to 30, 0 to 30 तक मुझे 12, तो ये मैं 12 तक का यहाँ पे ये एक बार बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बार बना दी। उसके बाद 30 to 40, 30 to 40 तक कितना है, 8, तो 8 का मतलब ये यहाँ पे इतनी, ये बन गई मेरी 8, और फिर 6, तो ये हमारा आ गया 6 का, फिर 3 यहाँ इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 3, देन 2, ये आ गया 2। उसके बाद 70 to 100 कितना है, 6, तो 70 to 100 6, यानी कि यहाँ से लेके मैं इसको 100 तक ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ तक। तो ये हो गया 12, 8, 6, 3, 2, 6। अब हमने इसमें क्या गलती की है, देखो अब मान लो कि ये मेरे पास चार्ट ना हो, ठीक है, ये चार्ट मेरे पास ना हो और मेरे पास सिर्फ ये ग्राफ हो, ठीक है, और ये ग्राफ हो, ये ग्राफ पूरा फिल्ड हो कलर से, पूरा अच्छे से। अभी तो मैंने यहाँ पे लाइनें लगा रखी है ना, मान लो ये लाइनें भी नहीं है, तो ये पूरा इस तरह से फुल ग्राफ आपके पास आ गया, ठीक है, पूरा भरा हुआ है कलर से, ठीक है। ये मैं जैसे ऐसे ही थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि वर्टिकल लाइंस आपको ना दिखें, तो ये मैं इसको चार्ट को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइंस मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि जैसे 0 से लेके 10 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 12। ऊपर ये भी मान लो नहीं लिखे हुए, ये भी हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं लिखे हुए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बस ऐसे मेरे पास चार्ट बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे, ठीक है।
तो अब ये क्या लगेगा कि 0 से लेके 10 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 12। 10 to 20 कितनी है, अगेन 12। और 20 to 30 कितनी है, अगेन 12। तो मुझे लगेगा कि 0 से लेके 30 तक उसने कितने मैच खेले हैं, 36, विच इज़ रॉन्ग, राइट। 0 से लेके 30 तक उसने सिर्फ और सिर्फ 12 मैचेस खेले थे। लेकिन इस चार्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो इसका एरिया भी बढ़ गया है यहाँ पे, राइट। मैंने आपको बोला था कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के। अब इस केस में एरिया जो है वो 3 गुना बढ़ गया जितना एक्चुअल होना चाहिए था उससे। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, से ऐसे ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक 12 तक की, ठीक है। तो 12 तक का एक्चुअल एरिया तो इतना होना चाहिए, है ना। 12 तक का एक्चुअल एरिया इतना चाहिए, लेकिन हमने 12 तक का एरिया कितना ले लिया, 3 गुना, 3 टाइम्स। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये इर्रेगुलर क्लासेज हों, इर्रेगुलर क्लासेज यानी कि जिनकी विड्थ बराबर ना हो, उनको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, अब ये मैंने एक और चार्ट बना लिया उसी टेबल का, ठीक है। ये स्कोर हो गई और ये नंबर ऑफ मैचेस। इसकी क्लास विड्थ कितनी है, इसकी क्लास विड्थ है 30, ठीक है। इसकी 10, इसकी क्लास विड्थ कितनी है 10, अगेन 10, फिर से 10, और इसकी कितनी है 30, ठीक है। अब आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सी ऐसी क्लास विड्थ है जो पहले तो सबसे छोटी है, तो वो कौन सी है 10, ठीक है। 10 सबसे छोटी क्लास विड्थ है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो सबसे छोटी क्लास विड्थ थी 10, ये क्या बाकी की क्लास विड्थ्स को एग्जैक्टली डिवाइड करती है। अगर तो एग्जैक्टली डिवाइड करती है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसका एक और केस भी है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एंड में जाके, ठीक है। हम सिर्फ अभी इसी के ऊपर फोकस करेंगे, आपके सिलेबस में जो है वो इसी के ऊपर फोकस करना है आपको। और वो केस क्या बनता है कि अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करूं तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो मैं अगर 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 4। तो मतलब ये है कि आप यूं कंसिडर करो, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, सब में 4 4 4 एंट्रीज़ हैं। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, लेकिन मैं एवरेज तो निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे ये गिवन है कि 0 से लेके 30 तक 12 मैचेस हैं, ठीक है। तो मैं उसको 10 10 की विड्थ की, 10 10 की विड्थ की, यानी कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये मैं 10 10 की विड्थ की 3 क्लासेस अगर ले लूँ तो 4 मैच इसमें आ गए, 4 मैच इसमें आ गए और 4 मैच ही इसमें आ गए। तो टोटल मेरा डाटा कितना बन जाएगा, सिर्फ इतना, यानी कि कितने हो जाएंगे, 12 मैचेस, राइट। तो इस तरह से हम लोग, जब हमारे पास क्लास इंटरवल बराबर नहीं गिवन दिए होते, उसकी क्लास विड्थ बराबर नहीं गिवन दी होती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एवरेज आउट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, सबसे छोटी क्लास विड्थ से बाकी की क्लास विड्थ्स को डिवाइड करते जाओ और वो जो वैल्यू आए उससे आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाओ, तो उतनी रेक्टेंगल की हाइट आप यूज़ करोगे। अब ये 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये 8 का 8 ही रह जाएगा, राइट। तो जहाँ 10 है वो तो एज इज़ उसकी वैल्यू तो सेम रह जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ फिर से 30 है, तो 30 को फिर से मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 से मुझे 6 को डिवाइड करना है, तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब अगर मैं इसका चार्ट बनाऊंगा फिर से, तो ये जो मेरा लास्ट कॉलम है जिसमें मैंने रीडिफाइन की है लेंथ या हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, अब मैं इस कॉलम को यूज़ करूंगा रादर देन मैं फ्रीक्वेंसी को यूज़ करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूंगा। अगर मेरी क्लासेस जो हैं उनकी विड्थ बराबर नहीं है तो उस केस में मुझे ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो 0 to 30 अब मेरी जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी हाइट कितनी बनेगी, 4। तो वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद इनका बराबर ही है 8 6 3 2, तो ये मैं क्विकली यहाँ बना देता हूँ। और लास्ट वाला 7200, उसकी हाइट कितनी होगी अब 2। तो उसके लिए मुझे 7200 यानी कि 2, तो ये मेरी ये हाइट बनेगी इतनी। और अब अगर आप देखोगे तो 0 से लेके 10 तक 4, 10 से लेके 20 तक 4, 20 से लेके 30 तक 4, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12, राइट। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। दूसरी तरफ से आप ये भी देख सकते हो, मान लो ऐसे ही मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे 12 तक की बार बना देता हूँ, ऐसे ही बाहर को एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो ये 12 तक की मैंने एक
बार बना दी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसके ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होगा, राइट। तो वही मैंने आपको बात बोली कि एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के इसके ऊपर लगा दूं तो यहाँ तक चला जाएगा, फिर इन दोनों को उठा के यहाँ लगा दूं तो ऐसे बार बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा चार्ट, इसको आप इग्नोर कर दो इस वाले को। तो अब ये जो है ये हमारी हिस्टोग्राम बनी इस तरह के डाटा के लिए जब हमारे पास क्लासेस जो हैं वो सेम विड्थ की नहीं होती। अब इसमें एक केस और भी है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। उससे पहले हम बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, ठीक है। अब इसी चार्ट को बजाय इसके कि मैं इस तरह से बार्स बनाऊं, मैं इसको लाइंस बना के, पॉलीगन बना के भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और वो नॉर्मली हम तब करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है बहुत लार्ज अमाउंट में हो, जैसे पूरे एक साल का रुपी का वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर, ठीक है। इसके लिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि जैसे 30.5 और 35.5, 30.5 और 35.5 इसको ऐड करो और उसका हाफ, यानी कि इसका बिल्कुल मिडल, तो वो कितना हो जाएगा, अगर आप चेक करके देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 33, राइट। तो ये जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है ये 33 है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके टॉप पे ये आप एक मार्क लगा लो यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक डॉट लगा दिया इस बार के बिल्कुल सेंटर में। इसी तरह से इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, फिर इसके सेंटर में, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ये मैं क्विकली ज्वाइन कर देता हूँ। अब हमने ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना ली। इसमें सिर्फ एक स्टेप रहता है। देखो सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि पॉलीगन क्या होती है, ठीक है। पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन होती है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की क्लोज्ड शेप, राइट। कोई भी स्ट्रेट लाइंस, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, जैसे ये भी एक क्या है, ये एक हो गई पॉलीगन, ठीक है। कैसी भी शेप, क्लोज्ड शेप स्ट्रेट लाइंस की, ठीक है, वो पॉलीगन हो गई। अब ये मैंने लाइंस तो बना ली स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। अब इनको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि देखो ये मुझे पता है कि 5-5 की विड्थ की एक क्या है, 5-5 की विड्थ की एक क्लास है, ठीक है। 5-5 की विड्थ की एक क्लास है और ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। अब मान लो ये 55.5 टू 60.5 है। अगर मान लो कि एक क्लास और होती 60.5 टू 65.5, तो ये उसका मिड पॉइंट होता, राइट। और इस तरफ से पिछली क्लास एक होती और ये उसका मिड पॉइंट होता। तो अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा और इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरी पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस चार्ट को मैं एक बार फिर से यहाँ प्लेन पेपर पे क्विकली बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये इस तरह से आया है, ठीक है। तो ये मैं अंदाजन एक बना देता हूँ क्विकली। ये कुछ आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बन गया, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन को, अगर ये लाइन ये जो बिल्कुल नीचे वाले यानी इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो आप देखोगे ये क्या बन गई, एक हमारे पास ये बन गई एक पॉलीगन, राइट। तो ये पॉलीगन बन गई, तो इसलिए ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को बनाने के लिए आप हिस्टोग्राम बनाओ, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हिस्टोग्राम बनानी जरूरी नहीं है। इसकी मैं एक एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा और उससे हम डायरेक्टली पॉलीगन चार्ट जो है उसको बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया, इसके नीचे ये जो पूरा एरिया है, ये अगर आप अच्छे से ध्यान से कंपेयर करके देखो तो जो हिस्टोग्राम के नीचे जो रेक्टेंगल्स बनती है ना, उसके एरिया के बिल्कुल बराबर बनता है। कैसे बराबर बनता है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो ये जैसे मान लो, अब जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया तो पॉलीगन से बाहर चला गया, राइट। ये एरिया पॉलीगन से बाहर चला गया, ये तो नहीं आया इतना एरिया, लेकिन ये वाला आ गया। अब ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे हैं, ये भी मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। इन ट्रायंगल्स को यहाँ मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये कुछ आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये आप समझ लो कि जैसे मैंने बराबर बना दी है, ठीक है। अब इसमें ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इस क्लास का मिड पॉइंट था, उतनी विड्थ हो गई।
और ये बराबर की क्लासेस हैं, तो इसकी विड्थ आपस में बराबर, राइट। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हमने बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। ये क्या हो गया मेरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी बराबर हो गए। तो एक एंगल और फिर एक साइड, तो AAS एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना एरिया यहाँ से निकला उतना ही एरिया हमने ऐड कर दिया। यहाँ से भी इतना एरिया मेरा बाहर चला गया, ठीक है, और इतना एरिया जो है वो मेरा वापस से इंक्लूड हो गया। तो इसलिए ये पॉलीगन के नीचे का एरिया और हिस्टोग्राम, सेम डाटा की हिस्टोग्राम के नीचे का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बिना हिस्टोग्राम बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें मेरे पास क्लास इंटरवल बिल्कुल बराबर साइज़ का ले लिया मैंने, 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, और ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब मुझे पॉलीगन चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है बिना हिस्टोग्राम बनाए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो उसके लिए हमें क्लास मार्क्स निकालने होते हैं। क्लास मार्क्स, ये मेरे पास एक क्लास इंटरवल है, इसका मैं मिड पॉइंट जो लूँगा वो इसके क्लास मार्क्स होंगे, यानी कि 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना है, 5। ऐसे ही 10 + 20 कितना हो गया, 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15, यानी कि इसका मिड पॉइंट 10 और 20 का मिड पॉइंट 15। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये 25 और ये कितना हो गया मेरे पास 35। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी हो तो मैं उसको 5 से स्टार्ट करूँगा, और ये 5 हो गया, 0 और 10 के बीच में ये 5, ये 15, ये 25 और ये 35। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4, तो यानी कि एक डॉट मैं यहाँ लगाऊंगा, दूसरा डॉट 15 के ऊपर 6, तो 6 का मतलब दूसरा डॉट मेरा यहाँ जाएगा, तीसरा 20 और 30 के बिल्कुल बीच में, और इस लाइन पे 2, तो इसके बिल्कुल ऊपर 2 यानी कि यहाँ पे, और उसके बाद 30 और 40 के बीच में 35 ये रहा, और मुझे 3 तक जाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक 3 तक, यहाँ तक मैं चला गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ये अब बराबर की क्लास विड्थ थी 10 10 10 10, ठीक है। तो आगे अगर 40 और 50 की क्लास हो तो उसका मिड पॉइंट ये, तो यानी कि इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म करना है, इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो एक बार मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ क्विकली। देखो डाटा तो मेरा यहाँ तक ही ड्रॉ होना था, ठीक है, तो ये लाइन तो मेरी बन गई, लेकिन हमें पॉलीगन कंप्लीट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आगे जैसे 40 to 50 एक क्लास बराबर साइज़ की हमने एक और कंसिडर की, और यहाँ उसका मिड पॉइंट ले लिया, और इसको ज्वाइन करूँगा, तो ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और इस साइड में हम ऑलरेडी 0 से स्टार्ट कर रखे हैं, राइट। तो इस केस में मैं और पीछे चला जाऊँगा, ये अगर 0 था तो ये कितना है -10, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 to 10 की मेरी एक क्लास थी, तो 0 to -10 की एक क्लास लेके उसका मिड पॉइंट ले लो, और इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर लो। ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, तो उसके बाद ये मैं लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरी पॉलीगन कंप्लीट हो गई, राइट। तो इट डजेंट मैटर अगर आपको ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में ले जाना पड़े तो आप जा सकते हो। मेन बात यही है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले सेम विड्थ की एक क्लास और कंसिडर करके उसका मिड पॉइंट निकालो, वहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस क्लास पे ख़त्म हुआ था, इसके आगे सेम विड्थ की एक और क्लास ड्रॉ करके उसका मिड पॉइंट लो, और उसके साथ इसको ज्वाइन करके आप अपनी पॉलीगन जो है उसको कंप्लीट करो। तो इस तरह से आप डायरेक्टली पॉलीगन बना सकते हो यूजिंग क्लास मार्क्स। अब क्लास 9 तक के सिलेबस में तो मेन बात इतनी ही है, ठीक है, लेकिन एक केस और है, अगर आप सीखना चाहे तो आप सीख लो, अदरवाइज़ आप इस ट्यूटोरियल को यहाँ छोड़ सकते हो। और वो ये है कि अब मान लो मेरे पास जो डाटा है उसमें क्या है कि ये पहली क्लास की विड्थ है से 30, ठीक है, दूसरी क्लास की विड्थ कितनी हो गई 20, क्योंकि ये 30 to 50 है, फिर 50 to 70 ये भी 20, और ये कितना है, ये फिर से 30। अब फिर से वही वाला केस हो गया कि हमारे पास यूनिफॉर्म क्लासेस नहीं है, यानी कि सेम विड्थ की क्लासेस नहीं है, डिफरेंट विड्थ की है। अब पिछले केस में क्या था, हमारे पास एक क्लास थी जिसकी विड्थ थी 10, और 10 जो था वो सारी क्लास विड्थ को डिवाइड करता था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार,
ये थी हमारे पास एग्जाम्पल, राइट। तो 10 जो है वो 30 को डिवाइड करता था, 10 को भी करता था, 10 को भी, और सबको डिवाइड करता था। लेकिन इस केस में अब क्या हो गया, इस केस में मेरे पास मिनिमम क्लास विड्थ कितनी आ गई, 20। तो 20 क्या 30 को डिवाइड करता है, नहीं करता, राइट। 20 30 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब इसको मैं 20 की क्लासेस में नहीं डिवाइड कर सकता, राइट। एक तरह से यही बात हुई ना कि इसको मुझे 20 की क्लासेस में डिवाइड करना है, 20 की क्लास विड्थ की क्लासेस में, तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी विड्थ 30 है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितनी भी क्लासेस हैं हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो इन सबको डिवाइड करता हो, जो इन सबको डिवाइड करता हो, यानी कि इनका एक तरह से हमें क्या निकालना होगा, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और इन सबका GCD क्या निकलेगा, 10। इन सबका GCD निकलेगा 10, और उसके बाद 30 को 10 से डिवाइड करो, कितना आया 3, और इस 3 से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ जो रेक्टेंगल बनेगी इस इंटरवल के बीच में वो इस हाइट की बनेगी। उसी तरह से ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, 10 इन सब का क्या था, GCD, ठीक है। तो 20/10 कितना हो गया 2, और फिर 2 से मैं 14 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 7, यहाँ 2 से 5 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 2.5, इस केस में 3 से 6 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 2। तो बेसिकली एक तरह से आप यूँ समझ लो कि जैसे इस क्लास को मुझे 10-10 की 3 क्लासेस में डिवाइड करना है, ठीक है, इस क्लास को 10-10 की 3 क्लासेस में डिवाइड करना है, तो सबके हिस्से में 4-4 की हाइट आएगी, 4-4-4 टोटल 12। ये 20 की विड्थ की है, इसको मुझे 10-10 की 2 में डिवाइड करना है, तो दोनों के हिस्से में 7-7 की हाइट आएगी, टोटल 14। ये फिर से 20, तो 2.5 यानी कि 2.5, तो टोटल 5। ये फिर से इसकी क्लास विड्थ कितनी है 30, इसको मुझे 10-10-10 की 3 अलग क्लासेस में एक तरह से डिवाइड करना है, और सबके हिस्से में कितने कितने पॉइंट्स आएंगे, 2-2 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि टोटल कितने थे 6। तो इस तरह से हम लोग डाटा बनाते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का डाटा हो जहाँ पे कोई भी क्लास विड्थ बाकी क्लास विड्थ्स को डिवाइड ना करती हो, एग्जैक्टली डिवाइड ना करती हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसका GCD लेके उनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम उसकी जो बार बनती है उसकी हाइट डिसाइड करते हैं कितनी बनेगी, और फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बार ग्राफ का, हिस्टोग्राम का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, तो आप बड़े ही आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।